नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। क्या घुसपैठ की वजह से मुस्लिमों की आबादी बढ़ी? क्या घुसपैठियों ने देश के कई हिस्सों की डेमोग्राफी बदल दी? ये सवाल तब खड़े हो रहे हैं जब गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान दावा किया कि आजादी के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश से हुई घुसपैठ की वजह से मुस्लिमों की आबादी में इजाफा हुआ। इसके लिए उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति को जिम्मेदार सीधे तौर पर ठहराया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग घुसपैठियों को वोट बैंक मानते थे, लेकिन एसआईआर और उनका वोट बैंक कटने लगा तो उनको मिर्च लगने लगी। लेकिन अमित शाह के इस बयान पर अब सियासी घमासान छिड़ गया। अमित शाह के दावों पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस के नेता भड़क गए हैं। अमित शाह के दावों को फर्जी बताने लगे, देश को गुमराह करने का आरोप मढ़ने लगे। अखिलेश यादव ने कहा कि आबादी पर बीजेपी फर्जी आंकड़े पेश कर रही है। साथ ही उन्होंने यह दावा भी किया कि अगर घुसपैठ हो रहा है तो उसका आंकड़ा होना चाहिए, गृह मंत्री इसके जिम्मेदार है। हालांकि सियासत के बीच में सवाल है कि मुस्लिम आबादी पर अमित शाह ने जो दावा किया उसमें वाकई कितना दम है। क्या वाकई घुसपैठ की वजह से मुस्लिम आबादी साल दर साल बढ़ती चली गई और अब इसका इलाज क्या है, या फिर चुनाव नजदीक आने से पहले एक बार फिर से इस मामले को उठा दिया गया? कुछ खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले रिपोर्ट देखें। इक्यावन की जनगणना में हिंदू 84% थे और मुस्लिम समाज की आबादी 9.8% थी। 71 में 82% हुए हिंदू और मुस्लिम समाज की आबादी 11%। 91 में 81% हुए हम और मुस्लिम समाज की आबादी 12.12% हुई। और 11 में 79% हुए और मुस्लिमों की संख्या 14.2% हुई। इसमें ऐसे संशय में मत रहिएगा क्योंकि मैं क्यों दो ही धर्म की आबादी बोल रहा हूं, क्योंकि मैं घुसपैठ की बात करना चाहता हूं, इसलिए इसकी बात है। अमित शाह ने दावा किया कि देश में पाकिस्तान और बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ की वजह से मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और इसके लिए जनसंख्या वृद्धि दर के आंकड़े भी गिनाए। गृह मंत्री ने बताया कि 2001 से 2011 में हिंदू जनसंख्या में वृद्धि दर 16.8% था और मुस्लिम आबादी 24.6% की दर से बढ़ी। मुस्लिम आबादी की बढ़ोतरी 24.6% की दर से हुई और हिंदू आबादी 4.5% कमी हुई। अब मैं इसलिए बताता हूं कि ये फर्टिलिटी रेट के कारण नहीं हुआ है, ये घुसपैठ के कारण हुआ है।
जब भारत का विभाजन हुआ धर्म के आधार पर हुआ, हमारी दोनों ओर पाकिस्तान बनाया गया, जो बाद में बांग्लादेश में कन्वर्ट हुआ और पाकिस्तान में कन्वर्ट हुआ। और वो दोनों जगह से घुसपैठ के कारण ये आबादी में इतना बड़ा परिवर्तन आया। घुसपैठ पर बात करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार से बंगाल तक एसआईआर को जरूरी बताया। अमित शाह ने कहा कि मतदाता सूची में घुसपैठियों को शामिल करना संविधान की भावना को दूषित करता है। गृह मंत्री ने दो टूक कहा कि मतदान का अधिकार केवल देश के नागरिकों को ही होना चाहिए। तो चुनाव आयोग का दायित्व है मतदाता सूची का शुद्धिकरण। अगर चुनाव आयोग नहीं करेगा तो पॉलिटिकल पार्टी करेगी क्या? और फिर भी चुनाव आयोग के प्रक्रिया से कोई भी आपत्ति हो, कोर्ट में जा सकते हो, इसके खिलाफ जुलूस निकाल सकते हो। अमित शाह का यह बयान तब सामने आया जब बिहार चुनाव में एसआईआर को लेकर घमासान छिड़ा था। बिहार से बंगाल तक हो रहे एसआईआर पर विपक्ष चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा था। वोट चोरी के आरोप मढ़ रहा था, लेकिन अमित शाह ने एसआईआर को जरूरी बताया। साथ ही घुसपैठ से मुस्लिम आबादी बढ़ने का दावा किया तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भड़क उठी, केंद्र की मंशा पर सवाल खड़े करने लगी। अमित शाह जी भारत के होम मिनिस्टर हैं और होम मिनिस्टर बनने के बाद वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं। अगर ये बयान उनका सच है तो उन्हें ये बताना पड़ेगा कि बिहार के अंदर जहां आप कह रहे थे कि बांग्लादेश के लोग, नेपाल के लोग और म्यांमार के लोग घुसपैठिया हैं, देश को बताइए कितने घुसपैठिया वहां पे निकले हैं। ये जो आबादी को लेकर के बात करते हैं, ये सब फर्जी है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ फर्जी आंकड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी पे सब फर्जी आंकड़े हैं। पत्रकार साथियों, घुसपैठिए अगर आज भी आ रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये तो सही है कि घुसपैठ का प्रभावी जो समाधान है, बॉर्डर फेंसिंग, कई राज्यों में राज्य सरकारों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। देश की सीमाएं सुरक्षित हों। घुसपैठ केवल डेमोग्राफी को लेकर के एक चुनौती नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी। तो चुनावी मौसम में एक बार फिर से घुसपैठ का मुद्दा सियासी गलियारे का तापमान बढ़ा रहा है। अमित शाह के दावों के बाद सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है, लेकिन सवाल है कि घुसपैठ को लेकर गृह मंत्री के दावों पर सियासत क्यों? घुसपैठियों पर और चले हमारे साथ कुछ खास मेहमानों से आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। दीपक सोनकर हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ। बहुत स्वागत है दीपक आपका। कपिल श्रीवास्तव हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, बहुत स्वागत है कपिल भाई आपका। प्रियदर्शी रंजन है, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ। बहुत स्वागत है प्रियदर्शी जी आपका। और नील कमल पटना से मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है नील कमल आपका भी। नील कमल, सीट बंटवारे को लेकर टेंशन है। पटना से लेकर दिल्ली तक लगातार बैठकों का दौर दोनों ही गठबंधन में चल रहा। कुछ लोग मना कर रहे हैं, कुछ लोग छोड़कर जा रहे हैं और कुछ लोगों को मनाने की कोशिश हो रही। लेकिन उस बीच में एक मुद्दा था एसआईआर का, वो थोड़ा थोड़ा शांत हुआ था। अब अमित शाह के बयान से या फिर उनके इस टिप्पणी से कि फर्टिलिटी रेट नहीं बल्कि घुसपैठ एक बड़ा कारण है मुस्लिमों की आबादी के पीछे बढ़ने का। और अब यह मुद्दा क्या वाकई बिहार के इलेक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है? देखिए, फिलहाल तो बिहार के चुनाव से इसे जोड़कर नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि बिहार में जो चुनाव की तारीख जो घोषणा हुई है ये अक्टूबर महीने में हुई है। और डेमोग्राफी मिशन की बात जो 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने कही थी, नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से यह कहा था कि देश में घुसपैठ की समस्या बहुत बड़ी है और वो इसके लिए जो डेमोग्राफी मिशन को शुरू करना चाहेंगे। और उसी का एक्सटेंशन है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान। अमित शाह ने ये जो चिंता जताई है, जाहिर तौर पर आप देखेंगे बिहार, बंगाल और आसाम की तरफ आप बढ़ेंगे
तो बहुत तेजी से यहाँ पर डेमोग्राफी में चेंज हुआ है। अगर बिहार की बात करें तो जो सीमांचल का इलाका है, सीमांचल के जो इलाके में 4 जिले आते हैं, उसमें आप देखिएगा ऐसा डेमोग्राफी चेंज हुआ है कि आप किशनगंज की आबादी देखिएगा तो करीब 70% मुस्लिम आबादी वहां पर हो चुकी है, और उसमें से ज्यादातर जो है वो बांग्लादेशी है, जो घुसपैठिए हैं। काफी मस्जिदें, आप उस रूट में जाएंगे, किशनगंज के आप हाईवे पे जाएंगे तो कई मस्जिदें आज से 10 साल पहले इक्का दुक्का मस्जिदें दिखती थी, अब आपको हर 1 किलोमीटर के आसपास में आपको 2-2, 3-3 मस्जिदें, और अच्छे मस्जिदें, काफी अच्छे खर्च किए हुए मस्जिदें आपको दिख जाएंगी। तो ये घुसपैठ की समस्या पैन इंडिया है, और खासकर बिहार, बंगाल और असम की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, वहां बहुत तेजी से हो रहा है। उत्तराखंड में भी काफी घुसपैठिए आ चुके हैं। तो ये अमित शाह का बयान जो है और ये जो चिंता जाहिर की है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो डेमोग्राफी मिशन की जो बात कही गई थी 15 अगस्त को, उसी का एक्सटेंशन है। और एक बात और कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से अमित शाह ने यह कहा था कि 2026 मार्च तक देश से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा, तो अब नक्सलवाद के बाद इस घुसपैठिए के मिशन पर भारत सरकार और खासकर नरेंद्र मोदी की सरकार लग चुकी है। जाहिर तौर पर इसमें जो घुसपैठियों को अपना वोट बैंक मानते हैं उनको तकलीफ होगी ही, और लेकिन ये घुसपैठियोयों का समस्या इतना ज्यादा हो चुका है कि अगर इस पर आगे अभी रोकथाम नहीं लगाई जाए तो आप देख रहे हैं कि आप पूरे वर्ल्ड वाइड में देख लीजिए, कई कंट्री, फ्रांस की देख लीजिए, जर्मनी की स्थिति देख लीजिए, स्वीडन की स्थिति देख लीजिए, इंग्लैंड की स्थिति देख लीजिए, यूके की, और यूएस की स्थिति देख लीजिए, वहां पर जो घुसपैठिए घुसे हैं वहां उन देशों का क्या हाल हो गया है। तो भारत घुसपैठियों का गढ़ ना बने, और भारत में विश्व के कुछ देश जो कहे जाते हैं कि विकसित देश है, वहां जो स्थिति हो रही है भारत में ना पनपे, इस तरह की घुसपैठियों के कारण वो स्थिति ना हो, इसके लिए अभी से जो है वो मुहिम शुरू की जा रही है। और ये प्रधानमंत्री के बाद बिल्कुल सही कहा आपने कि ये एक्सटेंशन है प्रधानमंत्री के उस बयान का, और जो बात गृहमंत्री ने कही है वो सिर्फ बिहार चुनाव से जोड़कर देखना शायद कुछ पार्टियों को सूट करता होगा, उनकी राजनीति को सूट करता होगा। नीलकमल, जब हम बात करते हैं कि यह समस्या पैन इंडिया की हो सकती है, आपने कई अन्य देशों का, कंट्रीज का उदाहरण भी दिया कि वो समस्या हम भी आगे फ्यूचर में फेस ना करें, इसके लिए तैयारी हो रही या कोशिश की जा रही, लेकिन क्या इसको हिंदू मुसलमान से जोड़कर सीधे तौर पर नहीं देखा जा सकता? वहां पर घुसपैठ को अलग कर दिया जाता है, वो कहा जाता है कि नहीं मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, और फिर ये मामला सीधा जुड़ जाता है एक कौम से, एक समुदाय से, और वो बिहार या फिर बंगाल या फिर देश के अलग अलग हिस्सों में चुनावी समर में, चुनावी दौर में बड़ा इफेक्टिव होता है। देखिए, इसको हिंदू मुसलमान से वही लोग जो देखते हैं जो अपने जो घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या, बांग्लादेशी या किसी भी देश से जो आए हैं, उसको अपना वोट बैंक मानते हैं। वो आप देखिए कि यहाँ पर 200 रुपए में वोटर आई कार्ड भी बन जाता है और उनका आधार कार्ड भी बन जाता है। तो ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है। लेकिन अगर उसको अगर ढंग से देखा जाए तो भारत के जो मुसलमान हैं उनको भी इस घुसपैठिए से तकलीफ है। भारत के जो मुसलमान हैं घुसपैठियों से उन्हें भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि घुसपैठिए यहाँ पर बवाल करते हैं और पिसते भारतीय मुसलमान हैं। लेकिन वोट बैंक का ऐसा चक्कर है, जो विपक्षी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, आरजेडी या किसी की भी बात करें, खासकर कांग्रेस तो मुसलमान के वोट को अपना जागीर मानती है, तो वो लोग जो है घुसपैठियों को भी अपना वोट बैंक मांगती है। उन्हें शायद ये पता नहीं कि यहाँ के मुसलमान भी उस घुसपैठिए से प्रताड़ित हो रहे हैं, उनके कारण यहाँ के मुसलमान बदनाम हो रहे हैं। तो ऐसे में उसे वोट बैंक से जोड़ के देखना यहाँ के मुसलमान नहीं देखते हैं, बल्कि पॉलिटिकल पार्टी जो मोदी विरोधी या बीजेपी विरोधी या सत्ता विरोधी जो पार्टियां हैं वो लोग देखती हैं। आम मुसलमान इस घुसपैठिए से अगर निजात मिल जाती है तो सबसे ज्यादा खुश यहाँ के आम मुसलमान ही होंगे। बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन आपकी बात शायद बहुत लोगों को बुरी लगेगी नीलकमल, जो आपने कहा कि कांग्रेस जो कि जागीर मानती है या फिर समाजवादी पार्टी, कुछ अन्य दलों का आपने नाम लिया। कबीर भाई नाराज तो नहीं हो गए नीलकमल से? नीलकमल कह रहे हैं कि हमारे यहाँ के जो मुसलमान हैं उनको ही सबसे ज्यादा इनसे लोगों से तकलीफ है, वो सिर्फ बिहार की समस्या नहीं है, पूरे पैन इंडिया की समस्या। और इसी वजह से गृहमंत्री ने उदाहरण के तौर पर सिलसिलेवार बताया कि कब कब कैसे आबादी बढ़ी। हाँ, आप घुसपैठ पर अभी भी सरकार से, गृहमंत्री से सवाल पूछ सकते हैं, आपके मुखिया ने पूछा भी है, लेकिन लगे हाथ उन्होंने प्रधानमंत्री से इस्तीफा तक मांग लिया। इसको बिहार चुनाव से क्यों जोड़कर देखा जा रहा है, एक समुदाय से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। जो अमित शाह जी कह रहे हैं वो जानबूझ करके इसको इलेक्शन के समय में उठाते हैं। पिछले 11 वर्ष से इनकी सरकार चल रही, 6 वर्ष 13 दिन की सरकार जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की चली है, यानी कि 17 वर्ष तो इन्हीं का राज रहा है। और इधर 11 लगातार
हमको सिर्फ ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर रहा है जो नजीर है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई घुसपैठिया हो तो उसको तुरंत बाहर किया जाए जी। और सरकारें ऐसा काम करें। अभी तक ये 25,000 घुसपैठियों को विदेश वापस नहीं भेजा है, 25,000। और वहीं जो यूपीए की सरकार थी उसने 1,90,000 लोगों को भेजा है। सरकार फेल है। अगर आप घुसपैठ रोक नहीं पा रहे, 11 साल में आप घुसपैठियों से देश को अवमुक्त नहीं कर पा रहे, तो आपको कहने का नहीं, इस्तीफा देने की जरूरत है, क्योंकि ये निष्क्रिय सरकार है। अब बात दूसरी, जो आप बिहार के अंदर चीजें कह रहे हैं, हमें आप बता दीजिए कि जो इलेक्शन कमिश्नर हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त गए थे, उन्होंने पत्रकार का जवाब ही नहीं दिया कि जब एसआईआर उन्होंने किया तो उसमें कितने घुसपैठिए थे। जो रेखांकित हो घुसपैठियों की एक लिस्ट दे दी जाए कि जिनको हटाया गया ये घुसपैठिए। और जो अमित शाह जी आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, जो बताते थे कि इंटरमीडिएट करने के बाद जो छात्र हाई स्कूल करेंगे उनको लैपटॉप और जो है वो टैबलेट दिया जाएगा। आप तो समझ ही रहे होंगे, समझदार होंगे कि किनकी बातों पर हम विश्वास करें। जिनको हाई स्कूल पहले करना होता है या इंटरमीडिएट, यही नहीं मालूम है। अब आप मुझे बता दीजिए कि 2011 के जो जनगणना के आंकड़े ये बता रहे हैं जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने करवाए थे, उस पर तो इन्होंने रेवड़ी आयोग बैठा दिया और फिर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। जब वो पब्लिक डोमेन में आया नहीं तो इनके कान में किसने बताया? और अगर इनके आंकड़े सही है तो फिर ये लागू करें, उसको जारी करें पब्लिक डोमेन में। फर्जी बातें नहीं करनी चाहिए। एक अच्छे पद पर, आदर्श के पद पर आप बैठे, देश के गृह मिनिस्टर हैं, और अपनी कलई आप खुद ही खोल रहे हैं कि आप घुसपैठियों को हटा नहीं पा रहे, आप घुसपैठ रोक नहीं पा रहे, तो फिर किस लिए सरकार में है? इस्तीफा दीजिए। ऐसे नकारा लोगों को इस देश की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आप गिड़गिड़ा रहे हैं। आपने हिंदुओं की आबादी बढ़ाने के लिए क्या किया है? नरेंद्र मोदी जी ने तो अपनी पत्नी छोड़ दी, योगी और अमित शाह जी तो बस आप देख ही रहे हैं। नहीं कपिल भाई, व्यक्तिगत टिप्पणी न करिए। आप मर्यादित होकर देखिए, वो उनका व्यक्तिगत मामला है। किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तिगत मामला, उस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बड़े वरिष्ठ हैं और साथ में आप अधिवक्ता भी है, मर्यादा में रहकर चीजों को रखें। आप उन सवालों को उठाइए। आपने घुसपैठ पर सवाल उठाया, बिल्कुल वाजिब सवाल है। दीपक सोनकर उसका जवाब देंगे। दीपक सोनकर से मैं उसका जवाब दूंगा कि घुसपैठ पर समाजवादी पार्टी ने कोई आपत्ति नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर घुसपैठ हो रही है, यूपीए गवर्नमेंट में इतने लोगों को भेजा गया, आपने कितने लोगों को भेजा और उसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं। एसआईआर से अगर वाकई कुछ खुलासा हो रहा है तो उस पर कोई आपत्ति कर रहा है तो उसका भी आप एक्सपोज करिए उसको, कोई बात नहीं। कपिल जी अपनी बात पूरी करें जल्दी से। देखिए, मैं बहुत सीधी बात कर रहा हूं। मैं एक अधिवक्ता हूं, बावजूद इसके कह रहा हूं। जो मैंने कहा है उसमें जो मोदी जी योगदान दे सकते थे तो उन्होंने तो कोई योगदान दिया नहीं। ये पर्सनल नहीं है। राजनीतिक व्यक्ति का जो जीवन होता है वो सुलभ और सुगम होता है, उसको एक आदर्श क्रिएट करना पड़ता है। मैंने तो कई चीजें रखी हैं। एक सरकार के हद से भी मैंने पूछा है कि आपका चुनाव आयोग ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि एसआईआर के नाम पे जितने लोग निकाले गए हैं उनमें से कितने घुसपैठिया थे, कितने विदेशी नागरिक थे जिनको आपने निकाला। दूसरा, मैं ये चाहता हूं ये बाकायदा भारत सरकार का वो लेटर दिखाएं और ये श्वेत पत्र जारी करें कि उन्होंने 11 वर्ष में कितने घुसपैठिए ढूंढे और कितनों को जो है वो विदेश वापस भेजा। तो ये बताने के लिए तैयार नहीं। ये ठीक बात है, इसका जवाब लेते हैं। नहीं, वाजिब बात है, वाजिब जो सवाल है उसका जवाब मिलेगा। दीपक सोनकर, कपिल जी ने सीधा कहा कि भाई यूपीए गवर्नमेंट में अगर एक आंकड़ा हमारे सामने है तो आपके समय के सरकार के जो आंकड़े हैं वो भी रख दीजिए। दूसरी बात कि अगर आज आप रहकर सत्ता में और फिर कहते हैं कि घुसपैठ इतने सालों से हो रहा, इतने सारे लोग आए, एक समुदाय से खास तौर से आए, जैसा नीलकमल ने बताया, कुछ समुदाय का अगर जिक्र होता है तो हमारे देश में रहने वाले मुसलमान भी सबसे ज्यादा प्रताड़ित हैं। वो अलग बात है कि कुछ लोग उसको मुसलमान के तौर पर जाहिर कर देते हैं, प्रोपेगेंडा फैला देते हैं, या फिर उनका वोट बैंक है, सच्चाई हो सकती है उसमें, लेकिन उनको रोकने का, उनको भेजने का ये जिम्मा तो सरकार का ही होता है। सरकार में आप बैठे हैं, फिर आप ही क्यों आंकड़े रख रहे हैं? आंकड़ों के साथ अगर आप ये रखते कि हां हमने ये काम करके दिखाया, किसी और ने डेमोग्राफिक चेंज करने की कोशिश की, किसी और ने इसको वोट बैंक बनाया, हमने उस पर यह काम किया, हमने इतने साल में इतने लोगों को वापस भेजा और आगे की ये तैयारी है, ये प्लानिंग है। देखिए, पहले तो 2-3 बातों को समझना बहुत जरूरी है।
आदरणीय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिश जी हमारे बड़े भाई हैं और वकालत में भी सीनियर हैं, मगर इतने सीनियर होने के बावजूद भी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर अपशब्द की टिप्पणी करते हैं या उसके व्यक्तिगत जीवन पर सवाल खड़ा करते हैं। वो है व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर बैठ करके एक देश का, एक प्रदेश का, एक समृद्ध नागरिक और एक देश का जनप्रतिनिधि होने के नाने का काम करता है। ये तो समाजवादी पार्टी का हमेशा से चरित्र ही रहा है कि जब सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती है तब व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हैं, व्यक्तिगत लोगों पर सवाल खड़ा करते हैं और व्यक्तिगत ही होना शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि किसी भी चर्चा में किसी भी संवैधानिक पद के बैठे हुए व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए और निश्चित तौर पर किस भाषा का प्रयोग हमको करना है ये हमारे बड़े भाई को ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात तो यह है कि जिस प्रकार से आज ये सवाल खड़ा होता है कि जो घुसपैठिए की रोक कैसे नहीं हुई। दूसरी बात कि आज तक जब पुरानी सरकारें, अभी सरकारों की बात आ रही कि इतने सालों से इनकी सरकार है, जो 60 और 65 वर्ष तक इनकी सरकारें रही, जो नक्सलवाद को भी बढ़ावा देने का काम करती थी, जो घुसपैठियों को वोट के खातिर संरक्षण देने का काम करती थी। और मैं तो नीलकमल जी की बात के साथ बात जोड़ूंगा, ये बहुत बड़ी सच्चाई है, ये मुस्लिम वर्ग भी ये जानता है कि जिस प्रकार से आने वाले लोग जो घुसपैठिया देश के अंदर संचित होकर के अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, और आज सरकार ने उसी पर काम करते हुए ऐसे हजारों घुसपैठियों को उनके स्थान पर पहुंचाने का काम किया है। ये शायद ये समझ नहीं पाएंगे, लाखों की संख्या में लोगों को देश से बाहर किया है जो हमारे देश में आकर के बिना परमिशन, बिना उसके रहने का काम कर रहे थे। लिस्ट दे दीजिए। दूसरी बात यह है कि आपकी सोच क्या है, वो लिस्ट कहाँ है? ऐसे जब विदेश को सौंपा जाता है, जब विदेश को सौंपा जाता है तो एक लिस्टिंग होती है। कपेश भैया, दो सरकारें इन्वॉल्व होती हैं। मुझे बताइए कि कब हुआ? इतनी जल्दी आप नाराज होंगे, मुझे मालूम है। फैक्ट रखिए, फैक्ट रखिए प्लीज। राजनीति के लिए आप हमारे छोटे भाई हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वही चीज कहिए जो एविडेंस के नाराज होने लगते हैं, जो एविडेंस है वही कहिए। उस नाराजगी का प्रोस्पेक्टर इतना होता है। आप मेरे छोटे भाई हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूं। आप अच्छा बोलते हैं, ये भी अप्रिशिएट करता हूं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप विद एविडेंस से बात रखिए। आप एविडेंस दिखाइए। लाख लोगों को भेजा, एविडेंस बताइए। मिश्रा की नहीं है, मगर मुझे लगता है कि देश से बढ़कर कुछ नहीं है। आप धर्म की पॉलिटिक्स और मुस्लिम इतने बढ़ाने की पॉलिटिक्स करते हैं, मगर सबसे पहले नेशन है। मगर जिसको सबसे नहीं नेशन तो है, लेकिन कपिश भाई जो आपके बड़े भाई है ना, वो कह रहे हैं कि फैक्ट रख दीजिए ना सर। सरकार ने अगर कोई आंकड़ा प्रस्तुत किया है, कोई लिस्ट है तो रख दीजिए। वो तो कह रहे हैं कि तैयार हैं सुनने के लिए, उन्होंने घुसपैठ पर आपत्ति नहीं की है। उनकी आपत्ति सिर्फ इतनी है कि इतनी लंबे समय तक सरकार आपकी या किसी की भी केंद्र में रही, और अगर किसी ने वोट बैंक बनाने की कोशिश की है तो डेमोग्राफिक चेंज करने वालों को उसका जवाब मिलना चाहिए। हमारे देश का मुसलमान भी आपके साथ है। नीलकमल की बात से आप भी सहमत थे दीपक? ये बिल्कुल मैं कह रहा हूं ना, देखिए हमने डेमोग्राफी की चेंज करने का कार्य किया है। दूसरी बात तो ये है कि समझना ये जरूरी होगा कि इन्होंने हमेशा से जो लोग उनको संरक्षण देने के लिए पाल रहे हो, जो उनको वोट बैंक के लिए अपना बढ़ाने अरे आप लिस्ट बताइए कहाँ है? लगातार उनको बढ़ावा दे रहे हो, ये लिस्ट बताइए कहाँ है? अरे अगर हम बढ़ावा दे रहे हैं तो हमें जेल भेजो। उदाहरण है, अगर उनकी मदद कर रहे हैं तो हमें जेल भेजो ना। घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम अगर हमने घुसपैठियों को संरक्षण दिया है तो हमें जेल भेजो। वापस कराने का काम किया हो। सरकार आपकी डबल इंजन की, हमें जेल भेजो। देश की जनता, ये सब पब्लिक डोमेन में, जेल भेज दीजिए ना। सब पब्लिक अगर हमने संरक्षण दिया है, पब्लिक डोमेन से नहीं मतलब है। अगर हमने इलीगल काम किया है तो हमें जेल भेजो। उत्तर प्रदेश जेल भेजो। देश के अंदर कब भेजेंगे ये आपके साथ शामिल होगा? अरे नहीं, नक्सलवादियों को संरक्षण देने का कोई काम बातें नहीं रखी जाती हैं। आप नेशनल चैनल पे बैठे हैं और एक एविडेंस के साथ आप बात कीजिए। आप एविडेंस के साथ अपना बोलिए। ठीक है दीपक भाई मैं आपको रोक रहा हूँ। कपिश जी मैं लौटूंगा आपके बाद। दीपक भाई आपको रोक रहा हूँ। थोड़ा सा आप यहाँ पर गोल गोल घुमा रहे हैं दीपक भाई। यहाँ पर सीधे आप रख देते हैं आंकड़ा कि हाँ ये आंकड़ा है या ये हमारी तैयारी है। और एसआईआर पर भी जैसा खुद गृह मंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग को ये काम करना है, और अगर किसी को आपत्ति है तो कोर्ट जा सकता है। कुछ लोगों ने, कुछ दलों ने आपत्ति की, वो कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन उनको राजनीति करनी है, राजनीति का उनका एक एजेंडा है, तो वो भी एक्सपोज हुए। ऐसा नहीं कि नहीं एक्सपोज हुए, लेकिन मैं फिर से उसी लाइन को, उसी लकीर को आगे बढ़ाऊंगा जो मेरे सहयोगी नीलकमल ने कहा कि अगर सबसे ज्यादा परेशानी की बात करें कि घुसपैठियों से परेशानी किसको है, क्योंकि खासतौर पर रोहिंग्याओं का जिक्र होता है, तो उनसे परेशानी उसी समुदाय से जुड़े हुए लोगों को है।
आपको उनको जताने बताने की जरूरत है कि सरकार आपके साथ खड़ी है, फिर आपको आपकी राजनीति भी सूट करेगी। प्रियदर्शी जी, अब यहां पर एसआईआर का मुद्दा भी है, बिहार चुनाव का मुद्दा भी है, और उसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा है हिंदू और मुसलमान। बीजेपी पर आरोप लगता है कि उसको ये सूट करता है, वो चुनाव के नजदीक आते आते ये मुद्दा उठा देती है। लेकिन एक गंभीर मुद्दा गृहमंत्री ने फिर से उठाया है, छेड़ा है उस तार को। अब वहां पर समाजवादी पार्टी आक्रामक हो गई, असदुद्दीन का बयान आ गया, वो भी आक्रामक हो गए, लगे हाथ प्रधानमंत्री का, उन्होंने इस्तीफा भी मांग लिया। लेकिन असल में जिस आंकड़े को लेकर कपीश घेर रहे हैं दीपक को, वहां पर शायद दीपक, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, थोड़ा सा घिरते दिख रहा है। एक सवाल जो आपने उठाया कि चुनाव आते आते भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बना देती है, विदेशी लोग जो भारत आकर के भारत की नागरिकता प्रदान कर रहे हैं, जो घुसपैठिए हैं, घुसपैठिए या जो नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं उन लोगों का, और इनसे उनको फायदा होता है। मैं मानता हूं कि झारखंड में इसका फायदा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है, या भारतीय जनता पार्टी पर लोग ये आरोप लगा लें कि उनके लिए बहुत कारगर मुद्दा है, लेकिन कई राज्यों में ये बहुत चढ़ा नहीं है। झारखंड में कोशिश हुई थी, असम के मुख्यमंत्री आकर के पूरी तरीके से झारखंड में इसको पैमाना बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो परवाह नहीं चढ़ा था। बिहार में भी ये कोशिशें हो रही हैं, लेकिन विदेशी घुसपैठियों का जो मुद्दा है, ये सिर्फ बिहार का मुद्दा नहीं है, झारखंड का मुद्दा नहीं है, और सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं है, ये देश के लिए समस्या है। किसी भी देश में अगर डेमोग्राफी बदलेगा, किसी भी देश में, तो उसके लिए बड़ी चुनौतियां होती है। और भारत में सबसे बड़ा कारण जो डेमोग्राफी और इस तरीके के जो घुसपैठिए आते हैं, जो रच बस जाते हैं, उसका कारण यह है कि भारत के संविधान में भी कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिन प्रावधानों का ये लोग बखूबी फायदा उठा लेते हैं। बिल्कुल, ये लोग आ जाते हैं, और आते कहां से? नेपाल से तो कम ही आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, या इधर उधर कुछ आसपास के और देशों से आते हैं। ये लोग हमारे ही जैसे दिखते हैं, हमारी वेशभूषा और इनकी वेशभूषा कमोबेश एक जैसी होती है, बोलचाल का भी आधार संविधान में दिया गया है। ये लोग बोलने चालने भी हम ही लोग जैसे लगते हैं, या बोलते भी हैं, कमोबेश एक जैसी भाषा है। तो इस लिहाज से बड़ा फर्क करना मुश्किल होता है कि कौन घुसपैठिया है और कौन नहीं है। और 5-7 साल जब ये रह जाते हैं, 5 साल रह जाते हैं, उसके बाद तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि इनको पहचाना जाए और इनको बाहर किया जाए। तो ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है कि आप किस तरीके से पहचानेंगे, किस तरीके से पहचान करके इनको बाहर करेंगे। सवाल ये है कि अब न हो, जो आ गए सो आ गए, और आ गए हैं उनको भी चिन्हित करके बाहर किया जाए। और ये जिम्मेवारी चुनाव आयोग की नहीं है कि चुनाव आयोग उनको चिन्हित करेगा कि कौन घुसपैठिए हैं, कौन बाहरी है। बहुत आसान है भारत में आधार कार्ड बनवा लेना, बहुत आसान है वोटर आईडी कार्ड में नाम जुड़वा लेना, बहुत आसान है भारत में जमीन खरीद लेना। अगर ये जो पैमाने हैं, उस पैमाने को कितना क्लियर करेगा चुनाव आयोग? ये जिम्मेवारी जिसकी है वो निभाए। और ये सिर्फ एक सरकार की बात नहीं है, सिर्फ आप भारतीय जनता पार्टी को दोष लगा देंगे ऐसा नहीं है, सिर्फ कांग्रेस पर लगा देंगे ऐसा नहीं है। ये अनवरत चलते आ रहा है, ये सतत प्रक्रिया का मामला है। गलत ही है, लेकिन ये सतत प्रक्रिया है जो भारत के साथ हो रहा है। लगातार डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, लगातार बाहरी लोग आ रहे हैं, और सरकार किसी की भी हो रोकने में नाकामयाब है, पहचानने में नाकामयाब है, और पहचान जाने के बाद भी उनको बाहर करने का किसी ने बड़े पैमाने पर कोई जद्दोजहद नहीं किया है। कोई आरोप प्रत्यारोप अलग बात है, लेकिन कोई एक उदाहरण ऐसा नहीं मिलता है जो बड़े पैमाने पर आप बाहर फेंक रहे हैं। बिल्कुल, कि आप आए हैं बाहर जाइए। अमेरिका करता है, ब्रिटेन कर देता है, तमाम देश कर देते हैं, लेकिन भारत के पास वैसा कुछ अभी बना नहीं है। इस पर कानून और सख्त करने की जरूरत है, क्योंकि कोई व्यक्ति हमारी नागरिकता का फायदा ले, व्यक्ति और नागरिक में फर्क होता है। आप रह रहे हैं तब तक ठीक है, लेकिन आप जब नागरिक हो जाते हैं तो हमारी सुविधाओं का भोग करने लगते हैं, हमारे संसाधनों का भोग करने लगते हैं, हमारे बराबर के आप अधिकारी हो जाते हैं हमारे देश में नागरिकता लेते ही। तो ये व्यक्ति तक रहे तब भी ठीक है, ये नागरिक हो जाते हैं, बड़ा चिंतनीय विषय है। और इस पर दो संविधान के जानकार दो वकील लोग बोल रहे थे, बड़ी गंभीर बातें हैं, और इस गंभीर बातें को गंभीरता से ही किया जाना चाहिए। और आरोप प्रत्यारोप से ज्यादा संवैधानिक लोग बताएं कि संविधान में क्या और संशोधन किया जाना चाहिए, इसके लिए क्या और प्रक्रिया की जानी चाहिए, कानून को किस तरीके से और दुरुस्त किया जाना चाहिए जिससे इस तरीके के मामलों पर रोक लगे, चिन्हित करने के लिए और क्या प्रक्रिया हो। और एक लूज है ना, मतलब छोड़ मौन है कि अगर कोई ना
घुसपैठिया है उसको किस तरीके से बाहर करेंगे। इस मामले को लेकर के अभी तक बहुत ज्यादा बातें नहीं, और जब भी बात होती है विवाद हो जाता है, कोई करने की कोशिश करता है उस पर विवाद हो जाता है। एक साथ खड़े हुए कि नहीं ठीक है, हमारे जो नागरिक हैं वही हमारे नागरिक हैं, हम भी किसी को चाहे, हमारे भी कोई रिलेटिव विदेश में हो और उनको हम ला करके यहाँ टिकाना चाहे तो नहीं टिकने देना चाहिए। अभी क्या होता है कि यहाँ कुछ लोग जो यहाँ के जो नागरिक हैं उनका अगर विदेशों से संबंध है, रिश्तेदारी है, और भारत वहां वे ज्यादा सुविधा का भोग नहीं कर रहे तो भारत में ला करके खड़ा करने की कोशिश करते हैं, उनको तमाम तवज्जो तरजीह दिलवा देते। इस तरीके की चीजों के लिए क्या पैमाना सेट है आपके यहाँ? इस पर बात होती है नहीं होती है, और बात होती है तो क्यों एक मत नहीं हो पा रहे हैं अभी तक चीजें? भारतीय जनता पार्टी ने कुछ कोशिश की, उन कोशिशों पर साथ कहां तक लोग आए? नहीं आए। बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। सिर्फ चुनाव में इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए, चुनाव से बाहर भी इसकी चर्चा होनी चाहिए। एक देश, एक राष्ट्र तभी मजबूत रह सकता है जब आपकी सीमाओं से घुसपैठ नहीं हो, आपकी सीमा। बड़ी बात प्रियदर्शी, आपने बड़ी बात कही और आपने सभी पार्टियों से भी शायद इस तरीके से अपनी बात को रखते हुए आह्वान कर दिया कि इस पर तो कम से कम एक मत होइए। लेकिन विडंबना यही है ना कि वसुधैव कुटुंबकम का एक जिक्र हो जाता है, लेकिन वहां पर हम भूल जाते हैं कि शायद उसकी वजह से हम अपने ही घर में अपने ही अधिकारों को संरक्षित नहीं कर पा रहे, पीढ़ियों को संरक्षित नहीं कर पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति है, उसके साथ साथ वोट बैंक भी है। नीलकमल, मैं आपके पास लौटूं उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है कि अमित शाह गृहमंत्री ने जो बात कही उस पर असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया कि मुस्लिम आबादी को लेकर झूठ बोल रहे हैं गृहमंत्री। ये कहना है ओवैसी का। बीजेपी की क्रोनोलॉजी को समझना होगा, क्रोनोलॉजी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं ओवैसी। गृहमंत्री बताएं कि घुसपैठ आखिर क्यों नहीं रोक पा रहे हैं, ये सवाल भी लगे हाथ उन्होंने खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि आंकड़ों में भी हेरफेर है, आंकड़ों को गलत रख रहे हैं गृहमंत्री और बीजेपी, और साथ में जो क्रोनोलॉजी है बीजेपी की वो हमेशा से ऐसी रही है, जिस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं कि चुनाव आने के पहले या उसके इर्द गिर्द इन मुद्दों को उठा दिया जाता है, डाइवर्ट कर दिया जाता है, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जाती है। कुछ उसी तरीके से उस बात को इंगित करते हुए ओवैसी दिखाई दे रहे हैं। सुनते हैं। कैसा ऐसा बोल रहे हैं, कितना गलत बोल रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। भाई 1951 से कब से 50 जो भी पहले सेंसस से लेकर अब तक 2011 के सेंसस 4.4% का इजाफा हुआ मुस्लिम पॉपुलेशन में। आपको मैं एक अमित शाह की जबान में क्रोनोलॉजी समझिए। पहले क्या बोले, क्रोनोलॉजी समझिए। अमित शाह क्या बोले, ये दीमक है, दीमक है। उससे पहले मोदी जी क्या बोले, मैं ये कैंप खोलूंगा आबादी बढ़ाने के लिए, सीएम थे। फिर मोहन भागवत बोले कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है एक समुदाय का। फिर बाद में योगी आदित्यनाथ बोले कि मूल निवासी पॉपुलेशन गिर रहा है। हाँ, अब क्या बोल रहे हैं, 3 बच्चे पैदा करो आप। मोहन भागवत खुद कह रहे हैं, पहले तो बोले मुसलमान आगे बढ़ रहा है। ये झूठ है। गवर्नमेंट का डेटा है, टीएफआर रेट मुसलमानों का सबसे ज्यादा गिरा है। डिस्ट्रिक्ट वाइज आप देख लीजिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज गवर्नमेंट का है। अच्छा, आखिरी बात, अगर कोई इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, भैया आप मंत्री है ना, आप क्यों नहीं रोक पा रहे उनको? चलिए, तो सभी पार्टियां और पार्टियों के नेता इसी बात पर बीजेपी को या कहें कि केंद्र की सरकार को घेरते दिखा रहे हैं कि जिम्मा किसका है। घुसपैठ अगर हुई है या हो रही है अभी भी, तो उनको रोकने का या वापस भेजने का काम भी आपको ही करना है, किसी और की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप करते हैं तो शायद किसी के पास कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा, और करेगा तो एक्सपोज होगा। नीलकमल, अब यहां पर जिस बात का आपने जिक्र किया और जैसा प्रियदर्शी कह रहे थे कि बीजेपी अगर इस मुद्दे को उठाती है हिंदू मुसलमान करके, शायद चुनाव के पहले कोई प्रोपेगेंडा सेट करती है, तो उसका हर जगह फायदा नहीं मिलता। अगर हम मान भी लें, झारखंड का उन्होंने उदाहरण दिया, जब बिहार का जिक्र होता है आपने भी कह दिया कि इससे कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, लेकिन पार्टियों का रुख आपने देख लिया, क्रोनोलॉजी भी समझाने लगे वैसी, वो भी बिहार में एंट्री मार चुके हैं। उसके साथ साथ चुनाव आयोग जब एसआईआर की तरफ बढ़ रहा था, आंकड़े आ रहे थे सामने, तब भी कई लोगों के पेट में दर्द हो रहा था। बीजेपी यही कह रही थी कि ये वही लोग हैं जिन लोगों ने इन्हें वोट बैंक के तौर पर रखा, आने दिया, या फिर इनको आगे बढ़ाने की लगातार कोशिश करते रहे। अब जब ये एक्सपोज हो गया, तो क्या वहां पर बीजेपी की क्रोनोलॉजी से बीजेपी को कोई फायदा हो रहा? प्रियदर्शी जो बात कर रहे हैं कि इस पर देशव्यापी जो समस्या है सभी को एकमत होना होगा, वो तो फिलहाल होता नहीं दिख रहा, लेकिन क्या असर आएगा कहीं से कोई हिंदू मुसलमान वाला एंगल जो बार बार दिखाने की कोशिश की जा रही है?
बिल्कुल, देखिए ऐसा समझिए सबसे पहले कि नरेंद्र मोदी जो जिन्होंने 15 अगस्त को कहा था कि डेमोग्राफी मिशन वो लागू करेंगे, इसके एक कदम आगे बढ़ के अब उसी का स्टेप है, इसका एक्सटेंशन जो अमित शाह जी ने कहा है वो 3D फार्मूला है। 3D फार्मूला, 3D का मतलब हुआ पहला डी जो है वो डिटेक्ट है, दूसरा डी जो है वो डिलीट है, तीसरा डी जो है वो डिपोर्ट है। यानी पहले डिटेक्ट करो, पहचान करिए, उसके बाद उसको जहां भी उनका नाम दर्ज है उसको डिलीट कीजिए, उसके बाद उसको डिपोर्ट कीजिए जहां से वो घुसपैठिया आया है। तो ये 3D फार्मूला है अमित शाह का। तो अब ये पैन इंडिया चलेगा, सिर्फ बिहार चुनाव नहीं। चुनाव तो अपने देश में हर साल आप देखिएगा कि अभी बिहार चुनाव, उसके बाद बंगाल चुनाव है, उसके बाद यूपी का चुनाव है। तो आखिर कब करेंगे ये काम? बाकी जो विरोधी पार्टियां तो कह रहे हैं कि चुनाव से जोड़ दे रहे हैं, तो हर साल तो चुनाव होते ही है, हर साल 4-5 राज्यों में चुनाव होते हैं। आखिरकार जब विरोधी पार्टियां या जो विपक्ष की पार्टियां हैं जो सवाल उठाती हैं, उनको यह भी बताना चाहिए कि आखिर कब हो ऐसा सिस्टम लागू हो, क्योंकि घुसपैठिए यहां नहीं रहे। और एक कपीश कुमार जी जो समाजवादी पार्टी के हैं, उनको भी एक छोटी सी जानकारी हम दे देते हैं कि जो वो संख्या बता रहे थे कि यहां से घुसपैठियों को यूपीए की सरकार में डिपोर्ट किया गया था, 1,90,000 वो संख्या बता रहे थे। 1,90,000 नहीं, 33,000 की संख्या थी। और जो वर्तमान में जो मोदी की सरकार है, 2014 से लेकर 24 तक में 23,000 डिपोर्ट किया गया है। लेकिन वो जो है यूपीए की सरकार में जो डिपोर्ट किए गए थे, वो जो बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, बॉर्डर पे ही पकड़ के उनको वापस डिपोर्ट किया गया था। लेकिन एनडीए की सरकार में जो डिपोर्ट किए गए हैं उसकी पहचान करके बाहर कर दिए। ये फर्क है। आंकड़े दिखाइए, कहां से आपने बोले हैं? आप आंकड़े बता दीजिए, कहां से बोले हैं आप पत्रकार हैं तो पीठ पत्रकारिता कीजिएगा। आप पत्रकार हैं तो पीठ पत्रकारिता कीजिएगा। बात नहीं है। आप बताओ ना कि इस समय मीडिया कहां पर बैठी है? 148वें नंबर पे आप जैसे पत्रकार लेकर आए। 148 नंबर के भारत की मीडिया को लाने पर आप जैसे पत्रकारों का ही करना है। आप जैसे पत्रकार जो भारतीय जनता पार्टी के मुख में बैठ करके बोलते हैं, उन्हीं का एक सेकंड कपिल जी, एक मिनट, उनको बात पूरी कर लेने देना, उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास। नहीं, वो मेरे सहयोगी है, और आप इस तरीके से मत कहिए कि नहीं उनके वजह से मीडिया और मीडिया का जो रैंकिंग आ गया है। फिर मैं यूपीए से लेकर अब तक आऊंगा, फिर गिनाने लगूंगा, फिर आपको समझ में आएगा, और फिर याद इमरजेंसी दिलाऊंगा जिनका आप सहयोगी बनकर जो है सत्ता में सुख भोगते रहे, तो फिर वो भी आपको चुभेगा। अपनी बात उनको जरा पूरी कर लेंगे। पत्रकारिता मत सिखाइए, हमने आपको अधिवक्ता के तौर पर नहीं सिखाया ना। हाँ, नीलकमल अपनी बात पूरी करें। आ रहा हूं कपिल जी, आ रहा हूं, एक मिनट। मैं नीलकमल जी आप पे मानहानि कर दूंगा। हाँ, ठीक है, करिएगा कि मैंने गलत आंकड़े पेश किए। नीलकमल मुझे इनका आप पता दीजिए, इसके बाद मैं इन पे मानहानि करूंगा। फार्मूला है ये 3D फार्मूला है, और देश भर में हर साल चुनाव होते रहते हैं। इसीलिए संभवतः 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कही गई थी यहाँ। अब ये जो आया है, अब जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मार्च 2026 तक अमित शाह ने कहा है कि नक्सलवाद पूरी तरह से देश से खत्म हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अब अगला स्टेप जो है, जो घुसपैठिए की समस्या है देश में, उसे अब खत्म करने के लिए स्टेप बाय स्टेप कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है, आपने 3D फॉर्मूले को बताया, और आपने अच्छी बात कही कि जब हर साल चुनाव हो रहे हैं किसी न किसी राज्य में, और फिर 5 साल में देश में, तो आखिर कब यह फॉर्मूला अपनाया जाए और कब इस पर आगे बढ़ा जाए। कपिल जी, आपको आपत्ति थी, आपने कहा कि नीलकमल ने डेटा कहां से दिया। आपके भी डेटे पर बहुत सवाल हैं, उनके दौर का जो डेटा आप दे रहे हैं वो नहीं मानते हैं। इस वक्त आपने ओवैसी साहब को भी सुना, उन्होंने कह दिया कि मुसलमानों को लेकर भी जो डेटा दे रहे हैं गृहमंत्री, वो भी गलत है। तो आंकड़ों का हेरफेर तो सरकारों में रहकर एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए आप लोग करते ही रहे हैं। पत्रकारों पर आप मानहानि कर दीजिए, उसका आपको बड़ा अधिकार है, और आप अधिकार के साथ आगे बढ़ भी सकते हैं। लेकिन जो असल आंकड़े होते हैं उसको कब आप छिपा लेते हैं यूपीए में रहकर, या उनके सहयोगी रहकर, या फिर एनडीए के दौर में कब कौन छिपा लेता है। सबसे बड़ा सवाल यह ना कि आप पीडीएफ फॉर्मूले पर रहते हैं देश के अंदर, वो कह रहे हैं ट्रिपल-डी के फॉर्मूले पर एक पार्टी या सरकार जो सत्ता में है घटक दलों के साथ वो आगे बढ़ रही, उसमें आपका भी सहयोग उतना ही अपेक्षित है, क्योंकि अधिकार आपकी पार्टी से जुड़े लोगों के उतने ही हैं जितने किसी और पार्टी के उस व्यक्ति के जो कि इस देश का नागरिक है, ना कि घुसपैठिया है। अतुल भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि हम तो पार्टी के मेंबर हैं, और हमारा भाई जो भाजपा से बैठे हैं वो भी पार्टी के मेंबर हैं। ये तो पत्रकार हैं। अगर ये कहते हैं कि हमने जो आंकड़े गलत कहे हैं तो उसका एविडेंस दें।
और दूसरी बात ये कह रहा हूँ, गलत आंकड़े दिया है आपने। नहीं मैंने ये नहीं कहा कि आपने गलत आंकड़े दिया है, मैंने कहा कि ये एक बात मैं जानकारी एक दे देता हूँ, जो मेरे पास जानकारी है ये गलत जानकारी जो है वो ये है। मैंने आपको झूठा नहीं कहा, मैंने आपके वो गलत जानकारी है। मैंने अपनी जानकारी दी है कि मेरे पास आपकी जानकारी जो है वो ये है। अब सर आपकी जानकारी सही, उनकी जानकारी गलत, ऐसा नहीं होता ना। कुछ आंकड़े आपके पास है, कुछ आंकड़े उनके पास है। नहीं सुन, बस बहरहाल उस विवाद में न जाकर अपनी बात पूरी करें। आपके पार्टी के मुखिया ने लगे हाथ प्रधानमंत्री से इस्तीफा तो मांग लिया। मेरा सवाल यह है कि चाहे प्रियदर्शी ने वो बात कही हो, नीलकमल कह रहे हो, आप भी चर्चा कर रहे हैं, प्रियदर्शी ने बहुत अच्छी बात कही कि आप सिर्फ एक प्रवक्ता नहीं है बल्कि अधिवक्ता भी हैं। उन संवैधानिक चीजों का भी जिक्र करिए, कानूनों का भी जिक्र करिए, आपने किया भी। इसीलिए यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम कानून की सख्ती की बात करें। सरकार भी तो वही कह रही है। मैं सुनिए तो पूरी ध्यान से सुन लीजिए। वो बीच में हमारे बोले थे, हमने नहीं बोला। मैं सीधी बात आपको ये कह रहा हूं कि एक पत्रकार को दोनों तरफ की लिमिट देखनी चाहिए। अमित शाह जी जो आंकड़े दे रहे हैं, किस आंकड़े से दे रहे हैं? जो 2011 का मैंने आपसे पूछा, आपने पूछा गृह मंत्री से कि जिसको आपने पब्लिश ही नहीं किया, जिसको आपने संसद के पटल पे नहीं रखा, फिर आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? पूछा क्या इन्होंने? आपने पूछा कभी सदन में? आपने कभी मुद्दा उठाया? आपके नेता ने उठाया मुद्दा? सर हम तो यहाँ पर ओपन प्लेटफॉर्म पर चर्चा कर रहे हैं। आपके नेता जब सदन में बैठे होते हैं, आपके सदन के बीच में जब चर्चा होती है, तो आप लोगों को पूछना चाहिए ना। अतुल भाई अब आप अपनी बात पूरी करिए कपिश भाई, पूरी करिए। अतुल भाई प्लीज। हाँ बोलिए। आप हमसे पूछते हो, सरकार से नहीं। विपक्ष नहीं, मैं तो सर कह रहा हूं, आप भी बताइए, दीपक भाई भी बताए, दोनों बताए। विपक्ष आईना दिखाता है। मीडिया को इतना समझ लेना चाहिए कि वो खुद 14 स्तंभ है। उसको सरकार से पूछना चाहिए कि आपने क्यों, कैसे ये आंकड़े जारी किए। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, जो ट्रिपल-D का फार्मूला है ये इनका दिया हुआ है, लेकिन इसमें जो बीच में डी लेकर के आ रहे हैं, जैसा नीलकमल जी कह रहे थे कि पहले डिलीट ना, पहले डिपोर्ट तब डिलीट। भाई आप पहले उनको लक्षित कर लीजिए कि हाँ ये आदमी है, उसको डिपोर्ट कीजिए। जब दूसरे जगह का प्रत्यर्पण हो जाए, सिग्नेचर आ जाए कि हाँ अगले ने अपना विदेशी नागरिक मानते हुए ले लिया, उसको आप उसका नाम डिलीट कर दीजिए। ऐसे तो आप जिसको चाहिएगा उसी को डिलीट कर दीजिएगा। मैं तो एक बात कह रहा हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना 11 वर्ष से लगातार मोदी सरकार कर रही है। और तीसरी बात कह रहा हूं, कितनी खिल्ली उड़ेगी देश की, चाहे वो आधार हो और चाहे वो निर्वाचन आयोग का कार्ड हो, ये केंद्र के उसमें आता है। क्योंकि जो निर्वाचन अधिकारी प्रदेश में भी होते हैं वो केंद्र से गवर्न होते हैं। मुझे आप बता दो कि फिर केंद्र सरकार क्यों सो रही है, और हम अगर इस्तीफा मांग रहे हैं तो क्या गलत है? नहीं, इस पर किसने आपत्ति की? क्या मैंने इस पर आपत्ति की? क्या नीलकमल ने आपत्ति की? प्रियदर्शी जी ने कहा? सबने यही कहा कि भाई जिम्मेदारी तो केंद्र में जो सरकार है उसी की है, वो चाहे इसके पहले वाली हो या उसके बाद वाली। उसको आपने विवाद में डाल दिया। आपने कितने, यूपीए वाले ने तो इतना किया। नीलकमल ने कहा कि मेरी जानकारी इतने, तो आपने मानहानि का मुकदमा करने की बात कर दी। अरे भाई, मानहानि का मुकदमा करने से अगर आपको लगता है कि नहीं आप पत्रकारिता हमको सिखा देंगे, चौथा स्तंभ आज ही बन गया है, बात उसकी नहीं ना कपिश भाई। बात यह है कि लंबे समय तक जो सत्ता में थे उनसे कोई सवाल नहीं। 17 साल का आपने जिक्र कर दिया, आप 17 साल वालों से भी पूछिए, लेकिन अब यहां पर इसको बिहार चुनाव से मत जोड़िए। आप इस्तीफा मांगने का अधिकार रखते हैं, लेकिन उस आंकड़े को चिन्हित करने को लेकर जब एक बात होती है, उसी बिहार में हमने देखा कि कितनी नाराजगी लोगों की दिखाई दी। अतुल भाई आप बोलने नहीं दे। नहीं सर, जल्दी बोलिए, थोड़ा समय की पाबंदी है ना, और भी लोग मेहमान हैं। कहता हूं कि मेरी ये आंखें भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए ये देखना चाहती है कि हमारी मीडिया पूरे वर्ल्ड में पहले नंबर पे आए। अरे आपकी आंखें देख पाएंगी, बिल्कुल देखेंगी। जब आंखें नहीं खुली थी ना, तो भी इसी मीडिया पर बहुत कुछ हुआ था, या खुल गई होंगी तो इमरजेंसी कब लगा था ये भी आपको पता होगा। तब भी शायद आंखें खुली होंगी। कपिश भाई आप मेरे से तो वरिष्ठ ही हैं, लेकिन तब आप पूछ नहीं पाए थे, अब आप पूछ पा रहे हैं। लोकतंत्र ये है, अधिकार ये है। अरे मीडिया कब तक कहेंगे भाई? उसी मीडिया को आपके दौर में फिर याद दिलाऊंगा तो कैसे कितना ओब्लाइज भी किया जाता था, वो अलग विषय हो जाएगा। अब नेताजी देखिए दिवंगत है, उस दुनिया में नहीं है, उनका नाम नहीं लाना चाहता। फिर उसी मीडिया को ओब्लाइज करने का काम लखनऊ से लेकर नोएडा तक कितना किया जाता था, तब वो अलग विवाद हो जाएगा। मैं उस पर नहीं जाना चाहता। आप मीडिया पर भी सवाल खड़े करिए, लेकिन वाजिब सवाल जो कि देश का, उस पर बने रहिए। कपिश भाई आपको रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा। दीपक सोनकर जल्दी से टिप्पणी, उसके बाद में जाऊंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक भाई जो एक लाइन की बात है, कपिश जी की एक लाइन की बात अगर मैं सहमत हूं उनसे, उनका यह कहना है कि हम किससे पूछें,
घुसपैठ अगर हो गई है और हो रही है तो आपको डिपोर्ट करना है, उसके पहले आपको उनको चिन्हित करना है। तो ये काम तो आप ही को करना है ना। अब उसमें अगर कोई रोक टोक लगाए तो आप उनसे कहिए कि भाई हम कर रहे हैं, आप रोक रहे हैं। आज तक किसी ने ये नहीं देखा होगा जिस तरह से देश में देखा जा रहा है। सर आ रहा हूं, 1 मिनट आ रहा हूं। दीपक सोनकर आपसे सवाल है। दीपक मेरी आवाज आप तक जा रही है? जी जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ मिल रही है, बोलिए भाई। एक्शन कौन लेगा, निकालने का काम कौन करेगा? देखिए, एक्शन लिया है। आसाम के अंदर भी लाखों एकड़ों की जमीनें खाली कराई गई जो घुसपैठियों ने कब्जाए गई। दूसरी बात तो यह है, देखिए देश में आज काम किसने किया वो महत्वपूर्ण तो है ही, निश्चित तौर पर सरकार की अपनी जिम्मेदारी। सरकार ने अपना काम किया है और 2014 के बाद से ही लगातार इस घुसपैठियों पे काम किया गया। छुड़वाई उनको भेजा। कपिल जी सुन लिया, अगर मैंने आपके बीच में नहीं बोला फिर बोलिए भाई, थोड़े समय की पाबंदी है, जल्दी तो आपने डिटेक्ट कर लिया, बीच में उल्टा सीधा आपने डिपोर्ट किया, आपने डिलीट किया उन्हें। आपने क्या किया? आपने तो मुस्लिम वोट बैंक के बाद भाई आपने डिटेक्ट कर लिया, आपने उनकी जमीनें वापस ले ली, तो इसके मतलब आपने रेखांकित कर लिया। अब आपने इनको डिपोर्ट किया, आपने इनको डिलीट किया, यही तो पूछ रहा हूँ। उसका कोई एविडेंस हो तो दे दीजिए, उसका कोई एविडेंस हो तो दे दीजिए। आप उसको उसका कोई दोस्त एविडेंस हो दे दीजिए। जो जमीनें खाली कराई जिनसे खाली कराई जमीनें उनको आपने रेखांकित कर ही दिया है। और अगर आपने रेखांकित कर दिया तो डिपोर्ट किया कि नहीं किया, और डिपोर्ट किया तो आपने डिलीट किया कि नहीं किया, ये मुझे बता दीजिए। उनको किनने वाले हो आप? इसकी चीज पर जाने का प्रयास नहीं करते, करने से कोई मतलब नहीं है। अरे ये के खातिर, केवल वोट बैंक के खातिर आपको ये दिखाई नहीं देता, ये समझ नहीं आता। आप सारे भारतीय मुसलमानों को और आप नेताओं पर सवाल खड़ा करते हैं, संवैधानिक पद पर रहने वाले लोगों पर सवाल खड़ा करते हैं कि विदेशी जो मुसलमान हो या विदेशी नागरिक हो जेल जाए। अपने चरित्र को एक बार उठा करके देखिए। आपके पास आपने कहीं सुना है? मुख्यमंत्री है वो। दीपक भाई देखिए, बाकी आप जो भी कहते रहे, लेकिन कपिल भाई की इस बात से तो मैं सहमत हूँ कि अगर आपको एक्शन लेना है ना, तो नीलकमल ने जरूर बताया है कि भाई देखिए जो सरकार केंद्र में है वो लगातार इस बात पर फोकस कर रही है। वो चाहे देश के अंदर नक्सलवाद को लेकर अमित शाह ने, गृहमंत्री ने बार बार कहा, तारीख तय करके कहा कि इस वक्त तक आते आते, इस तारीख तक आते आते हम नक्सलवाद से मुक्ति दिलाएंगे। वो तारीख लोगों को याद है, अगर आप दिला पाएंगे या कमोबेश उसके आसपास पहुंच पाएंगे तो भी बड़ी उपलब्धि होगी। राजनीति करने वाले करते रहे, लेफ्ट विंग को खुश करना है वो करते रहे, लेकिन जब आप घुसपैठ की बात करते हैं तो वहां पर सिर्फ एक पार्टी की जिम्मेदारी नहीं होती, सभी पार्टियों की जिम्मेदारी है। लेकिन जब आप सरकार में होते हैं, वो भी इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार में एक बार, उसके बाद फिर से आपकी वापसी, और अब जब आप उस ट्रैक पर आगे बढ़ रहे हैं तो कोई कितना भी राजनीति करे, शायद मुझे लगता है कि जवाब जब आप माकूल देंगे तो उनके पास उसका कोई काउंटर जवाब नहीं होगा। तौकीर भाई, बहुत जल्दी से कांग्रेस पार्टी निंदा कर रही है, लेकिन घुसपैठ की सबसे बड़ी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी को ही कमोबेश ठहरा दिया जाता है कि वोट बैंक मानने साधने के दौर में आप लोगों ने लगातार खास एक वर्ग को आने दिया, पाला और पोसा। अब बात तो मैं कहूंगा तो बहुत दूर तक जाएगी। अब ले जाइए दूर के ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। वाजपेयी सरकार जी के अंदर जो है कौन गया, कौन आया, कौन दावत खाने गया, अभी जो है बिन अरे घुसपैठियों की बात हो रही है, दावत खाने तो आप भी बहुत बार गए हैं भाई, घुसपैठियों की बात हो रही है। कौन लेके आया, कौन लेके गया, ये सब चीजों को अब कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ने का, कांग्रेस इस तरह की राजनीति नहीं करती है। इस तरह की दो मुही राजनीति कांग्रेस की नहीं है। ये राजनीति जो है भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी करती है इस तरह का काम, जो है वो काम करती है, कांग्रेस नहीं करती है। कांग्रेस जो है खुला खेल है, जो है हम सब सारे लोगों के लिए, किसी भी जाति विशेष के लिए, ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप बात करें तो क्या ये जेब देता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कि वो कहते हैं कि जो भी संपत्ति और जो भी जितनी भी जांच अगर आती है तो मुसलमान हो चाहे यादव हो, मैं खुल के बता रहा हूँ, इस तरह की बात देश की आजादी से लेके आज तक इस तरह का जो है राजनीति, इस तरह की सियासत ना हमने देखी है और शायद कभी हम लोग देख ना पाए।
जिस तरह की सियासत आज जब से भाजपा वजूद में आई है, जिस तरह की सियासत ये कर रहे हैं। तो कि भाई, लेकिन आपने कहा कि कांग्रेस खुला खेल करती है, इसको जरा समझाइए। खुला खेल का मतलब खुली किताब है कांग्रेस। अच्छा, खुली किताब है कांग्रेस को ढक करके या उस करके बढ़ाने में, घुसपैठियों को संरक्षण देने में कांग्रेस बहुत बड़ा हाथ है। भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं कि हमेशा से देश के अंदर ऐसे केवल वोट बैंक की राजनीति को, ये तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है। आपने हमेशा से मुस्लिम आबादी को बढ़ाने के लिए, अपने वोट बैंक को एकत्र करने के लिए उन घुसपैठियों का, उन नक्सलवादियों का, उन रोहिंग्याओं को लगातार देश में सरकार में रह करके स्थापित किया है। देश के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठने वाले देश के प्रधानमंत्री जब वो झूठ बोल सकते हैं, आज तक बोलते चले आ रहे हैं, तो बात ही छोड़ दीजिए। ठीक बात है। एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। उसके बाद प्रियदर्शी जी मैं आपके पास आ रहा हूं। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन का बयान सामने आया है। हसन साहब कह रहे हैं कि घुसपैठ क्यों नहीं रोक पा रहे हैं गृह मंत्री, केंद्र की सरकार आखिर क्या कर रही है, हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स करा रहे हैं और कर रहे हैं गृह मंत्री, आरोप उन्होंने लगा दिया। घुसपैठ जारी है तो गृह मंत्री ही जिम्मेदार हैं, ये कह रहे हैं एसटी हसन। घुसपैठ के नाम पर किसी का उत्पीड़न ना हो, ये उन्होंने सुझाव भी दिया है। साल से सरकार किसकी है? क्यों नहीं घुसपैठ अभी तक रोकी गई? कौन जिम्मेदार है इस घुसपैठ का? ऐसी बातें करते हैं कि हिंदू मुसलमान करो हर जगह, हिंदुओं को एक संदेश दो कि तुम एक हो जाओ और हमें वोट दे दो। मुसलमानों का डर बिठाना और कि मुसलमानों की तादाद बढ़ गई, ये मेजॉरिटी में हो जाएंगे। और चलिए प्रियदर्शी जी, बहुत शार्प कमेंट आपका चाहूंगा क्योंकि वक्त की थोड़ी सी कमी है। आपने देखा कि राजनीति चलती रहेगी, उसका कोई यहां पर निदान नहीं है। फिर पत्रकारों को भी समझा दिया जाएगा, मानने का दावा भी कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिस ट्रैक पर अब केंद्र सरकार बढ़ रही, नीलकमल ने बताया कि ये 3D प्रोसेस लेकर वो लगातार आगे चल रहे हैं। लगता है कि हां, कम से कम बहुत जल्द ही इस पर कोई एक माकूल जवाब मिल सकता है, वो आंकड़ों के साथ आएगा। बिल्कुल, अभी जो आंकड़ों को लेकर के विवाद चल रहा था वो भी दुरुस्त हो जाएगा। और आंकड़ों की बात जो श्रीवास्तव साहब कर रहे थे, सबका अपना अपना आंकड़ा है। किसके आंकड़े को सही माना जाए और किसके आंकड़े को गलत माना जाए, व्यवहारिकता के तौर पर देखें तो यही है कि देश में घुसपैठियां आज की तारीख में कई क्षेत्रों में समस्या बन चुके हैं। बिहार में एक क्षेत्र है जहां मुसलमानों की आबादी 40% से 70% तक पहुंच गई है, जो आजादी के समय नहीं था। डेमोग्राफी निश्चित तौर पर चेंज हो रहा है। उत्तराखंड में कुछ दिनों के लिए सबको जमीन खरीदने की आजादी मिल गई थी, किस तरीके से किसी एक वर्ग ने वहां खरीदने की कोशिश की, डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की, बाद में उत्तराखंड सरकार को वापस वो लेना पड़ा मामला। तो इस तरीके से जो चीजें हो रही हैं, आंकड़ों में मत उलझा जाए। आंकड़े किसी के भी, सरकार के ही तो आंकड़े हैं ना, आपके और हमारे आंकड़े तो है नहीं। हम लोग अपने रिसर्च से तो कुछ लाए नहीं है। यूपीए सरकार ने जो आंकड़ा दिया वो यूपीए सरकार ने आंकड़ा दिया है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो आंकड़ा दिया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आंकड़ा दिया है। इस पर विवाद है ही नहीं। बिल्कुल जी। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रियदर्शी जी आपका, कपीश भाई आपका, नीलकमल आपका भी, और दीपक जी आपका, और तौकीर भाई आपका भी। तो मौजूदा दौर में आंकड़ों के खेल में उलझने की जरूरत नहीं है, बल्कि घुसपैठ का जो मुद्दा है उसको बिहार चुनाव से, बंगाल चुनाव से ना जोड़े। ये ऐसा मुद्दा है जो कि देशव्यापी है, पैन इंडिया का है। लेकिन जब बात राजनीति की आती है तो वहां पर कुछ पार्टियों को शायद सूट करता होगा कि घुसपैठियों के साथ रहे, ये आरोप उन पर है। कुछ पार्टी को जो कि सत्ता में बैठे उनको सूट करता होगा कि हिंदू मुसलमान करा दे, ये भी उन पर आरोप लगा है। लेकिन असल में इसका वाकई सीधा चुनाव से कोई लेना देना नहीं। हर एक व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक है, उसके अधिकारों से सीधा वास्ता है। नमस्कार।